हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेस। मेरा नाम मनीष मिश्रा है और हमारी AGTA PYQ सीरीज़ चल रही है और इसका आज सेकंड वीडियो है। आज हम AGTA PYQ 25 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन एनालिसिस किया था और आज 16वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो 16वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। Which one of the following is classified as a complex fertilizer? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है? किसी भी खाद का एक दाना या ग्रेनुअल, उसके अंदर मल्टीपल न्यूट्रिएंट होने चाहिए, तब वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनता है। जैसे एक दाने के अंदर नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस होना चाहिए, मिनिमम 2। तो अगर नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस दो न्यूट्रिएंट है तो वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बन जाता है। तो इसमें हमें पूछा गया कि 4 ऑप्शन में से कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कौन सा है। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट मतलब DAP, इसमें नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस दोनों हैं, तो DAP कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, ये करेक्ट आंसर है। बाकी म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है, इसमें ओनली पोटेशियम पाया जाता है, तो ये रॉन्ग है। और यूरिया भी रॉन्ग है क्योंकि यूरिया में ओनली नाइट्रोजन होता है। और सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP में ओनली फॉस्फोरस होता है, तो ये भी रॉन्ग है। ई ऑप्शन भी रॉन्ग है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 17th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985, व्हाट इज द मिनिमम वायबल सेल काउंट पर मिलीलीटर रिक्वायर्ड इन अ लिक्विड फॉर्मुलेशन ऑफ राइजोबियम बेस्ड बायो फर्टिलाइजर? तो मिनिमम वायबल सेल काउंट पर मिलीलीटर पूछ रहा है कि एक लिक्विड फॉर्मुलेशन राइजोबियम बेस्ड बायो फर्टिलाइजर में क्या होना चाहिए। तो कितने बैक्टीरिया लिविंग सेल होने चाहिए आपके पर ml में? तो अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985, इसमें दिया हुआ है कि 1:10⁸ CFU पर ml होना चाहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following scheme focuses on providing affordable crop insurance to farmer against losses caused by natural calamities, pests and diseases? हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में समझा था और इसमें यही दिया हुआ है कि ये एक स्कीम है क्रॉप इंश्योरेंस की, और इसके अंदर फील्ड में अगर कोई क्रॉप लगा हुआ है तो उसके अंदर अगर नेचुरल आपदा कोई आती है, जैसे बारिश, हवा, आंधी तूफान से अगर क्रॉप नष्ट हो रहा है या फिर कीड़े लग गए या फिर कोई रोग लग गया, तो उस स्थिति में फार्मर्स को कंपनसेशन दिया जाता है इस इंश्योरेंस की वजह से। तो ऑप्शन ए सही है। बाकी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है ये सॉइल टेस्टिंग में आता है काम, तो ये रॉन्ग है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना डेवलपमेंट के लिए स्कीम है, तो ये भी रॉन्ग है। बाकी डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। इसमें परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में पूछा गया, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, ये भी रॉन्ग है। नॉन ऑफ द अबव भी रॉन्ग है, ए ऑप्शन सही है हमारा। 19th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फंडामेंटल अप्रोच इज यूज्ड इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वेयर रिज टू वैली मेजर इंटीग्रेट अफोरेस्टेशन एंड इन सीटू वाटर कंजर्वेशन? क्या फंडामेंटल अप्रोच होना चाहिए सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए, जहां रिज टू वैली मेजर इंटीग्रेट अफोरेस्टेशन एंड इन सीटू वाटर कंजर्वेशन है? मतलब अगर किसी एक एरिया में रिज टू वैली, टॉप टू बॉटम रिज टू वैली, यहाँ पर हमें सॉइल वाटर कंजर्वेशन करना है, तो सॉइल कंजर्वेशन करना है और वाटर भी कंजर्वेशन करना है, और दोनों के लिए हमें सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए हमें जंगल लगाने होंगे, अफोरेस्टेशन पेड़ लगाने होंगे। पेड़ लगाने से सॉइल इरोजन को हम ख़त्म कर पाएंगे, जिससे सॉइल कंजर्व होगा। और वाटर कंजर्वेशन, इन सीटू वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा? इन सीटू मतलब सेम प्लेस पे ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाना है। तो
ग्राउंड वाटर लेवल कैसे बनेगा, कंटूर बंडिंग से वाटर होल्ड होगा एक एक फील्ड में। और ये सारे अप्रोच जो हैं वाटरशेड अप्रोच में आते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, सॉइल इरोजन को ख़त्म करना, सॉइल कंजर्व करना, ये सारे अप्रोच जो है वाटरशेड अप्रोच में आता है। और वाटरशेड क्या होता है, किसी एक बड़े एरिया के अंदर हमें पानी को हार्वेस्ट करना है, सॉइल को कंजर्व करना है, और साथ साथ में एक्सेस वाटर को किसी एक पॉइंट पे लाके निकालना है, जैसे रिवर और लेक्स में। तो ये पूरा सिस्टम वाटरशेड अप्रोच में आता है, वाटरशेड अप्रोच। तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। बाकी ब्लॉक प्लांटेशन मेथड जो है ये प्लांटेशन मेथड है, तो ये रॉन्ग है। पेरिनियल फ्यूरो इरिगेशन, ये इरिगेशन मेथड है, ये भी रॉन्ग है। मोनोक्रॉपिंग बेसिन मतलब क्रॉपिंग पैटर्न में आ रहा है, ये भी रॉन्ग है। और ई ऑप्शन भी रॉन्ग है, ए ऑप्शन हमारा सही है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। रूट ग्रोथ, अर्ली ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रमोट रूट डेवलपमेंट एंड सपोर्ट अर्ली ग्रोथ इन प्लांट? फॉस्फोरस फॉर रूट ग्रोथ एंड सीडलिंग डेवलपमेंट। तो रूट ग्रोथ और सीडलिंग डेवलपमेंट के लिए फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। तो रूट डेवलपमेंट के लिए फॉस्फोरस चाहिए, तो ए ऑप्शन सही है। बाकी पोटेशियम में दिया हुआ है और प्लांट वाइगर एंड वाटर रेगुलेशन, मतलब वाटर बैलेंस करता है और प्लांट वाइगर करता है पोटेशियम, तो ये बी रॉन्ग है। सी नाइट्रोजन भी रॉन्ग है, क्योंकि ये लीफ ग्रोथ करता है और क्लोरोफिल सिंथेसिस करता है, पत्ते को हरा बनाए रखता है, ग्रीन करता है। डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, ये सेल वॉल, कैल्शियम फॉर सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, और ये भी गलत है। ए ऑप्शन ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 में दिया हुआ है, व्हाट इज द इमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पायरुविक एसिड इज पॉजिटिवली डिकार्बोक्सिलेटेड बिफोर एंटरिंग द क्रेब्स साइकिल? देखो, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल में एंट्री लेने के लिए एक रिएक्शन होता है, उसे लिंक रिएक्शन कहते हैं। उस लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड एसिटिक एसिड में चेंज होता है। और ये एसिटिक एसिड कौन सा होता है? एसिटिल कोएंजाइम। और पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम बनने के लिए यहाँ पर पायरुविक के पास 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, और जब ये कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में तो 2 कार्बन कंपाउंड बचते हैं। तो और एक कार्बन कंपाउंड जो है CO2 के बन के निकल जाता है, और बाकी का डिहाइड्रोजिनेज होता है, उसमें आपका NADH बनता है, ये बन के एक बाय प्रोडक्ट बन के निकल जाता है। और उसके बाद ये एसिटिक एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री लेता है, और वहाँ पर ये ATP की जगह लेता है एनर्जी देने के लिए। तो एसिटिल CO ही सही आंसर है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और यहाँ रॉ मटेरियल ग्लूकोज होता है, और उसे आधा तोड़कर पायरुविक एसिड बनाया जाता है। पायरुविक एसिड को ही माइटोकॉन्ड्रिया में डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है एसिटिल को एंजाइम में, और इस कन्वर्सन प्रोसेस को ही लिंक रिएक्शन कहते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया है पूरा ये। तो इसका आंसर डी है। बाकी NADH रॉन्ग है, क्योंकि इसी रिएक्शन में NADH एक बाय प्रोडक्ट बन के बाहर आ गया, तो ये रॉन्ग है। सिट्रिक एसिड का इसमें कोई रोल नहीं है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बाद में बनता है, तो ये भी रॉन्ग है। तो डी ऑप्शन सही है।
22 को क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग क्रॉप विद देयर करेक्ट क्लासिफिकेशन कैटेगरी। राइस हमारा सीरियल क्रॉप है, शुगर केन हमारा कैश क्रॉप है, ग्राउंड नट ऑयल सीड क्रॉप और जूट फाइबर क्रॉप है। तो 1 ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड ऑयल सीड क्रॉप। हाँ, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। गंधी बग इज ए रिकॉग्नाइज्ड पेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। गंधी बग साइंटिफिक नेम लेप्टोकोरिसा एक्यूटा है गंधी बग का। लेप्टोकोरिसा एक्यूटा। फैमिली इसकी क्या है, एलिडे, और ऑर्डर हेमिप्टेरा है इसका। और नेचर ऑफ डैमेज क्या है इसका, ये राइस के मिल्किंग स्टेज पे अटैक करता है और सकिंग करके सारा मिल्क जो लिक्विड पार्ट है उसको सकिंग करके पी जाता है, और उस बाद में सिर्फ वो उसकी खली बच रह जाती है, और खली को ही हम लोग शैफी कहते हैं। शैफी कहते हैं राइस की खली, जो बाहर वाला आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग शैफी कहते हैं बाहर वाला इंग्लिश में, और हिंदी में खली कहा जाता है। तो सारा वो मिल्किंग स्टेज पे सारा उसका जूस पी लेता है वो कीड़ा गंदी बग। और इसका कंट्रोल मेजर क्या है, इसमें मैलिथियन 5% डस्ट स्प्रे करना होता है 25 kg पर हेक्टेयर। तो ये गंदी बग राइस में लगता है, ये डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। According to the seed rule 1968, if a seed container contain treated seed with a chemical harmful to humans or vertebrate animal, which of the following statement must be included on the label? बीज नियम 1968 के अनुसार यदि किसी बीज कंटेनर में मानव या कशेरुकी जानवरों के लिए हानिकारक रसायन से उपचारित बीज है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेबल पर शामिल किया जाना चाहिए। देखो, ट्रीटेड सीड विद केमिकल, कोई सीड के अंदर अगर केमिकल से ट्रीट है कोई सीड, तो उसको हम किसी कंटेनर में लेके जा रहे हैं तो उस पर क्या नोटिफिकेशन, क्या लेबलिंग होनी चाहिए ताकि लोग उसका यूज़ ना कर पाएँ, खा ना पाएँ। खाने लायक नहीं है वो, उसमें जहर है, टॉक्सिक है वो, तो उसको खाने लायक नहीं है, तो उसमें हमें क्या लेबलिंग करना चाहिए। इन 5 ऑप्शन में से नोट फॉर सेल एक ऑप्शन ए दिया हुआ है तो नोट फॉर सेल जो है, ज़रूरी नहीं है कि नोट फॉर सेल लिखना, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। फॉर एग्रीकल्चर यूज़ ओनली अगर लिख दिया जाए तो फॉर एग्रीकल्चर यूज़ ओनली इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी रॉन्ग है। स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। डी ऑप्शन दिया हुआ डू नॉट यूज़ फॉर फूड फीड और ऑयल पर्पस, ये सही ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन सही है, बाकी ई ऑप्शन भी रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। Which authority is designated as the National Designated Authority (NDA) for the OECD seed scheme in India? OECD सीड स्कीम क्या है? OECD का फुल फॉर्म क्या है, पहले ये जानना होगा हम लोगों को। तो OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि अगर सीड को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है तो सीड क्वालिटी और वैरायटी वही हो जो पेपर में लिखा हुआ है। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन ये चीज़ देखता है, तो ये देखते हैं जॉइंट सेक्रेटरी सीड, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। तो ये डी ऑप्शन का आंसर सही है। बाकी अगर हम बात करते हैं
PPA पर, प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र पे, तो इसका काम जो है प्लांट क्वारंटीन करना इनका काम है। फॉरेन से आने वाले जो डिजीज़ हैं उसको रोकना काम इनका है। और ये डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन में आता है, क्वारंटीन के चीफ होते हैं ये PPA। तो ये भी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एग्रीकल्चर कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर कमिश्नर का काम ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाना होता है, खेती कैसे होगा, और टेक्निकल एडवाइस देना होता है, यील्ड कैसे बढ़ानी होती, इन सब पे इनका काम होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। डायरेक्टर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का काम क्या है? NBPGR का काम जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन का है, और ये डिपार्टमेंट ICAR के अंडर आता है, ICAR के अंडर आता है। और ये जर्म प्लाज्म कंजर्व करते हैं, जेनेटिक डेटा को संभालते हैं, वैरायटीज़ कलेक्ट करना इनका काम है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। सीड का काम जॉइंट सेक्रेटरी सीड देखते हैं, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। नन ऑफ दी अबव भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26। विच इनिशिएटिव हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च टू लिंक फार्मिंग विद द ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट? उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट, या फिर ग्रीन यूपी इनिशिएटिव, या फिर कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चरल प्रोग्राम, या सस्टेनेबल फार्मिंग स्कीम? एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट ही सही ऑप्शन है। क्यों है ये सही ऑप्शन? इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है फार्मर्स को अपने खेत में पेड़ लगाने के लिए इनकरेज करना। पेड़ कार्बन एब्जॉर्ब करता है, कार्बन CO2 एब्जॉर्ब करता है। जैसे फैक्ट्री और गाड़ियां चलने से जो कार्बन एमिट होता है, कार्बन रिलीज होता है, उसको पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसके बदले फार्मर्स को क्रेडिट दिया जाता है, और इसमें किसान की कमाई होती है थोड़ी बहुत। जैसे कि जब कार्बन पेड़ लगाएंगे और पेड़ का डेटा मेंटेन करा जाता है सैटेलाइट से, और क्या प्लांट का ग्रोथ है और कितने पेड़ हैं, सारा डेटा मेंटेन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फार्मर्स को पैसे दिए जाते हैं। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट के अंदर आता है, और ये यूपी में स्टार्ट हुआ है। बाकी ग्रीन यूपी इनिशिएटिव बहुत पुराना स्कीम है, इसमें जंगल लगाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ये ऑप्शन गलत है। कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रोग्राम, ये भी गलत है। क्यों? इसमें कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है नेट जीरो, जितना कार्बन रिलीज हुआ उतना कार्बन एब्जॉर्ब हो जाए बाय प्लांट, नेट जीरो हो। तो ये केरला ने फॉलो किया था स्कीम, और वहाँ पर काम चल भी रहा है। लेकिन यूपी में कार्बन फाइनेंस पे काम हो रहा है, इसमें इसको फार्मर्स को पैसे भी मिल रहे हैं। बाकी ये ऑप्शन गलत है। सी वाला, डी वाला है सस्टेनेबल फार्मिंग स्कीम, ये भी ऑप्शन गलत है। क्योंकि सस्टेनेबल फार्मिंग एक ब्रॉड टर्म है। इसमें क्या होता है, सॉइल हेल्थ का और पानी का इस्तेमाल सही तरीके से करना, और केमिकल का यूज़ कम करना, ये सब आता है सस्टेनेबल फार्मिंग में। तो ये ऑप्शन भी गलत है, और ई ऑप्शन भी गलत है। ए ऑप्शन हमारा सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे, और 27 क्वेश्चन में दिया हुआ है विच सिल्क वॉर्म स्पीसीज प्रोड्यूस मलबरी सिल्क एंड इज रेयर्ड एक्सटेंसिवली फॉर कमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया? मलबरी सिल्क कौन देता है? बॉम्बिक्स मोरी, डी ऑप्शन सही है, मलबरी सिल्क देता है। बाकी कौन कौन से टाइप के सिल्क देता है, इस पे भी हम लोग देख लेते हैं। एंथेरा मिलिटा जो है वो देता है टसार
फिलोसोमिया एरिसिनी देती है हमारा इरी टाइप सिल्क। एंथेरिया एसेमिनिस देते हैं मूगा सिल्क। और ई ऑप्शन गलत है क्योंकि डी ऑप्शन ही थी, बाकी सारे भी ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। विच पेस्ट इज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड यूजिंग बैसिलस थुरिंजेनेसिस बीटी। हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही क्रॉप है जहाँ पर बीटी यूज़ किया जाता है, वो है कॉटन। और कॉटन में लगता है कैटरपिलर, मतलब पिंक वॉलवॉर्म। और उसको रोकने के लिए बीटी का इस्तेमाल किया जाता है। और कैटरपिलर जो है लार्वल स्टेज पे ही इसको मेनली काम करता है बीटी। तो पिंक वॉलवॉर्म का जो लार्वल स्टेज है कैटरपिलर, वहीं पर ही काम करता है बीटी। तो ये ऑप्शन सही होगा। बाकी बीटी रूट नोट में भी नहीं काम आता, एफिड और माइट्स में भी काम नहीं आता। और ई ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन सही है। और इसके अंदर टॉक्सिन पाए जाते हैं बीटी, मतलब दो टॉक्सिन पाए जाते हैं। पहला है टॉक्सिन का नेम क्राई 1AC और दूसरा है क्राई 2AB। ये दोनों टॉक्सिन पिंक वॉलवॉर्म को ख़त्म करते हैं। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फादर ऑफ जेनेटिक्स पी प्लांट एक्सपेरिमेंट जॉर्ज मेंडल ने करा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ई ऑप्शन सही होगा हमारा, नॉन ऑफ द अबव। 30th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग पेरिशेबल कमोडिटीज। पेरिशेबल कमोडिटीज को अगर हमें प्रिजर्व करना है जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज के, मतलब हमें कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी, कोई फ्यूल खर्च नहीं करना, तो उसका क्या सिद्धांत होगा? अंडरलाइंग प्रिंसिपल किस सिद्धांत में आता है? ये किस सिद्धांत में आएगा? रेडियो एक्टिव कूलिंग में आएगा, मैकेनिकल रिफ्रिजरेशन में आएगा, फ्रीजिंग एवोपरेटिव कूलिंग, या फिर नॉन ऑफ द एबव में आएगा? ये आएगा एवोपरेटिंग कूलिंग में। एवोपरेटिंग कूलिंग क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मिट्टी और ईंटों से हमने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स टाइप का बनाया, उसके अंदर हम लोग अपने पेरिशेबल कमोडिटीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। बाहर से हम लोग मिट्टी और ईंट वाले जो बॉक्स है उसको हम पानी से भिगाएंगे, और पानी से भिगाने से क्या होगा? पानी जब एवोपरेट होगा तो अंदर की हीट को भी बाहर खींच के एवोपरेट होगा। तो अंदर का जो टेम्परेचर है इस बॉक्स के अंदर का 10 से 15 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, अंदर कूलिंग हो जाएगी। इससे पेरिशेबल कमोडिटीज़ सिक्योर रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो ये तरीका है एवोपरेटिव कूलिंग का, डी ऑप्शन सही है। बाकी फ्रीजिंग गलत है, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और रेडिएटिव गलत है। क्यों? मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन जो घरों में फ्रिज होता है वो है, और इसमें जीरो एनर्जी की बात करिए तो यहाँ पर एनर्जी खर्च होता है। रेडिएटिव कूलिंग में भी इंफ्रारेड लगता है, यहाँ भी एनर्जी की बात हो रही है, ये भी गलत है। और फ्रीजिंग में भी हमारी एनर्जी लगती है, तो ये भी गलत है। ई ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन सही है। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट को 31 से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर EGTA का बैच ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में, तो आप लोग 8400-861-867 पर कांटेक्ट करें। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी है, आप कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको वेबसाइट विज़िट करना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे
डिटेल दिए हुए हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वेबसाइट का लिंक वहाँ पर मेंशन कर दिया गया, आप लोग वहाँ चेक कर सकते हो। हमारा कोचिंग गोरखपुर में है, सिविल लाइन में है, तो आप लोग यहाँ पर आके कोचिंग विजिट भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू।